Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic of lecture is nuclear models, and we will in this lecture we will main focus on liquid draw models. न्यूक्लियर मॉडल्स क्या हैं, इनके बारे में पहले तो हम जानते हैं न्यूक्लियर मॉडल क्या है। न्यूक्लियर मॉडल्स असल में न्यूक्लियर थ्योरीज हैं, न्यूक्लियस के बारे में थ्योरीज हैं। न्यूक्लियस एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बाहर तो सिंपल लग रही है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, लेकिन असल प्रॉब्लम इस चीज़ को समझना है कि ये न्यूक्लियन बाउंड कैसे हैं। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये क्लियर नहीं है बिल्कुल। मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ थ्योरीज पेश की। उन थ्योरीज में जो ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, जो ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरीज हैं, उनको हम मॉडल्स का नाम देते हैं। और चूंकि ये मॉडल न्यूक्लियस के साथ रिलेट करते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं न्यूक्लियर मॉडल्स। तो न्यूक्लियर मॉडल्स असल में वो मेन या प्रोमिनेंट थ्योरीज हैं, या वो मेजर एक्सेप्टेबल थ्योरीज हैं अबाउट द न्यूक्लियंस विद इन द न्यूक्लियस। यानी ये थ्योरी सिर्फ यही नहीं कि न्यूक्लियस क्या है, बल्कि ये थ्योरीज हमें बताती हैं कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन बाउंड कैसे हैं, और फिर न्यूक्लियन की न्यूक्लियस के अंदर बाउंड स्टेट्स कैसी हैं। यानी एक तो हमें ना सिर्फ इनकी बॉन्डिंग, आपस में इंटरेक्शन जो उसके मतलब ये मॉडल बताते हैं, बल्कि ये हमें न्यूक्लियर जो स्टेट्स हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिन स्टेट्स में लाई करते हैं, उन बाउंड स्टेट, उन स्पेसिफिक स्टेट्स के बारे में भी ये हमें बताते हैं। इसके अलावा हमें न्यूक्लियर मॉडल जो हैं ये अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि न्यूक्लियाई जो हैं वो डिसइंटीग्रेट कैसे होते हैं, यानी वो स्टेबल कैसे हैं, फिर डिसइंटीग्रेट कैसे होते हैं। और इसके अलावा जो इसको मॉडल्स का जो मेन पर्पस है, वो हमें ये अंडरस्टैंड करवाना है कि न्यूक्लियस जब डिसइंटीग्रेट होता है, तो डिके जो है वो अल्फा का डिके क्यों होता है, या बीटा का डिके क्यों होता है, या गामा डिके क्यों होता है। यानी हर न्यूक्लियस जो है वो अल्फा पार्टिकल, या हर न्यूक्लियस बीटा पार्टिकल या गामा रेडिएशन क्यों मिट नहीं करते। कुछ डिके करते हैं तो अल्फा पार्टिकल मिट करते हैं, कुछ बीटा, कुछ गामा, और कुछ ये दो या तीनों किस्म का डिके करते हैं। तो ये मुख्तलिफ ये डिके जो हैं, ये डिके किस वजह से होते हैं, इनके बारे में भी ये मॉडल बताते हैं। और फिर हमें ये भी बताते हैं कि जब न्यूक्लियस का यानी डोमिनेंट डिके कौन सा है, यानी जब न्यूक्लियस आमतौर पर डिसइंटीग्रेट होता है, नॉर्मली जो ज्यादा मेजर डिके है या मोस्ट डोमिनेंट डिके है, वो कौन सा है। तो मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर मॉडल हमें न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी और न्यूक्लियस की इनस्टेबिलिटी के बारे में बताते हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं। तो ये न्यूक्लियर मॉडल्स हैं। आप लोगों न्यूक्लियर मॉडल को बस इन शॉर्ट ये ज़हन में रख लें कि ये न्यूक्लियर थ्योरीज हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरीज हैं, उनको हम न्यूक्लियर मॉडल कहते हैं। और ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी के बारे में ये एक्सप्लेन करते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट मॉडल्स हैं, इनमें ये यहाँ 4 हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इनमें सबसे पहला लिक्विड ड्रॉप मॉडल, सेकंड शेल मॉडल, थर्ड है फर्मी गैस मॉडल, एंड लास्ट वन इज फोर्थ इज कलेक्टिव मॉडल। तो ये 4 प्रोमिनेंट मॉडल्स हैं। इनमें हम इनको सबसे पहले हम बात करेंगे लिक्विड ड्रॉप मॉडल पर। लेकिन लिक्विड ड्रॉप मॉडल की भी डिटेल में जाने से पहले हमें ये जानना होगा कि इसे लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्यों कहते हैं। लिक्विड ड्रॉप मॉडल इसे इसलिए कहते हैं कि इस मॉडल को जब पेश किया गया तो ये इसकी रिजेम्बलेंस रखी गई ड्रॉप ऑफ लिक्विड के साथ। बिल्कुल जिस तरह ड्रॉप ऑफ लिक्विड होता है, न्यूक्लियस को ट्रीट किया गया एज अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड। मसलन न्यूक्लियस जो है और के अंदर भी न्यूक्लियॉन्स होते हैं, और ड्रॉप ऑफ लिक्विड के अंदर भी मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं। तो ये एक रिजेम्बलेंस तो ये है, यानी बोथ न्यूक्लियस एंड ड्रॉप ऑफ लिक्विड हैव पार्टिकल्स। सेकंड ये है कि ड्रॉप ऑफ लिक्विड ये भी होमोजेनियस होता है, यानी इसके अंदर जो न्यूक्लियर मास डेंसिटी है, या सॉरी जो पार्टिकल की मास डेंसिटी है, या पार्टिकल जो है उनकी यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द ड्रॉप एक जैसी होती है। और न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियन की जो यूनिफॉर्मिटी है वो एक जैसी है, यानी अंदर न्यूक्लियन ही है हर जगह पर एक जैसे। तो ये दोनों होमोजेनस हैं और इनकम्प्रेसिबल हैं, यानी हम कंप्रेस करना चाहें तो न्यूक्लियस को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते, और लिक्विड ड्रॉप को भी कंप्रेस नहीं कर सकते।
ऑल्दो लिक्विड ऑफ ड्रॉप को न्यूक्लियस की निस्बत कंप्रेस करना आसान है, लेकिन बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए न्यूक्लियर पार्ट लिक्विड को भी कंप्रेस करने के लिए। गैसेस तो इजीली कंप्रेस हो जाती हैं, लेकिन लिक्विड को कंप्रेस करना थोड़ा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। बिल्कुल इसी तरह न्यूक्लियस जो है ये भी इनकम्प्रेसिबल होता है। तो ये एक और सिमिलैरिटी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस की जो मास डेंसिटी है वो थ्रू आउट द वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, और ये बिल्कुल सरफेस पर आकर ये मास डेंसिटी जीरो हो जाती है, क्योंकि सरफेस पर आकर न्यूक्लियन खत्म होगा तो मास डेंसिटी जीरो हो गई। तो विद इन द न्यूक्लियस सरफेस डेंसिटी जो है वो मास डेंसिटी कांस्टेंट होगी, लेकिन एट द बाउंड्रीज जो डेंसिटी है वो जीरो हो जाएगी। और इसी तरह ड्रॉप ऑफ लिक्विड की बात करें तो ड्रॉप ऑफ लिक्विड में भी जो मॉलिक्यूलर डेंसिटी होती है विद इन द ड्रॉप वो कांस्टेंट होती है हर जगह, लेकिन जैसे जैसे आप बाहर जैसे सरफेस पे आकर वो भी जीरो हो जाती है। तो दोनों की एक ये भी सिमिलैरिटी बनती है मास डेंसिटी के हवाले से भी। नेक्स्ट जो सिमिलैरिटी है दोनों में, ड्रॉप ऑफ लिक्विड और न्यूक्लियस में, वो ये है कि न्यूक्लियन के अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को स्ट्रांगली इंटरेक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे को उन्होंने अट्रैक्ट किया हुआ है, बाउंड किया हुआ है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन ने। बिल्कुल इस तरह लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी एक दूसरे के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के जरिए बाउंड होते हैं। और ये फोर्सेस आपको पता है मेन तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं एक बॉन्डिंग फोर्स हैं। आप लोगों ने यहाँ पर बॉन्डिंग फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को डिफरेंशिएट करना है। बॉन्डिंग फोर्स हैं जो एटम्स को बाउंड करके मॉलिक्यूल बनाती हैं। ड्रॉप ऑफ लिक्विड का बनना बॉन्डिंग फोर्स की वजह से नहीं है, बल्कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से है, जिसमें वॉन डेर वाल फोर्स है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, लंडन फोर्स है। तो उनकी वजह से ये बाउंड है मॉलिक्यूल विद इन द ड्रॉप ऑफ लिक्विड। तो ड्रॉप ऑफ लिक्विड में मॉलिक्यूल बाउंड हैं ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और न्यूक्लियस के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह न्यूक्लियन जो है वो बाउंड हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये भी एक सिमिलैरिटी है। बस आप लोग ये देख लें, दोनों में डिफरेंस ये याद रखें कि दोनों में सिमिलैरिटीज, और याद रखें कि न्यूक्लियस के अंदर मॉलिक्यूल्स और ड्रॉप ऑफ न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन और ड्रॉप ऑफ लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स, इनका बिहेवियर से एक जैसा होता है। अगर हम एक और सिमिलैरिटी की तरफ ध्यान दें, और वो है सरफेस टेंशन फैक्टर। सरफेस टेंशन आपको पता है ये सरफेस पर जो एक टेंशन प्रोड्यूस होती है उसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। आप लोग ने ऑब्जर्व किया होगा, जो खासतौर पे गांव में रहते हैं स्टूडेंट्स या लोग, उन्होंने देखा होगा कि गांव जो नहर के अंदर पानी जो चल रहा है या फिर खालों के अंदर उसके ऊपर कीड़े मकोड़े चल रहे होते हैं। तो हालांकि वो तेजी से सरफेस के ऊपर चल रहे होते हैं, तो वो अंदर क्यों नहीं डूबते, या उनकी हालांकि उनके जो टांगें बहुत बारीक होती हैं और पानी में जा सकती हैं, लेकिन ऊपर आसानी से चल रहे होते हैं। तो उनके चलने की वजह सरफेस टेंशन है। असल में लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको हर तरफ से दूसरे मॉलिक्यूल एक जैसी फोर्स से खींच रहे होते हैं, तो नेट फोर्स उन पर जीरो लग रही होती है, जबकि सरफेस पर ऐसा नहीं होता। सरफेस पर मॉलिक्यूल अंदर की तरफ तो दूसरे मॉलिक्यूल को खींच रहे होते हैं, सरफेस मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल अंदर की तरफ तो खींच रहे होते हैं, लेकिन बाहर सरफेस के से बाहर दूसरी तरफ कोई मॉलिक्यूल नहीं होती, इसलिए वो उन पर जो फोर्स लग रही होती है नेट फोर्स जीरो नहीं होती। और यही फोर्स जो है नेट फोर्स जो जीरो नहीं होती वो टेंशन क्रिएट करती है, जिसको हम सरफेस टेंशन इफेक्ट कहते हैं। और मॉलिक्यूल लिक्विड के ड्रॉप्स का बनना भी सरफेस टेंशन की वजह से है, या ड्रॉप का स्फेरिकल होना ये सरफेस टेंशन इफेक्ट की वजह से है। तो यही सरफेस टेंशन इफेक्ट न्यूक्लियस में भी होता है। जो न्यूक्लियन विद इन द इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं उन पर तो हर तरफ से फोर्स एक जैसी लग रही होती है और वो बाउंड होते हैं, और नेट फोर्स उन पर जीरो आप समझ लें होती है। लेकिन जो सरफेस पर न्यूक्लियन है उन पर बाहर की तरफ तो फोर्स, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगी, बल्कि अंदर न्यूक्लियन अट्रैक्ट कर रहे होंगे, जिसकी वजह से न्यूक्लियन की सतह पर भी सरफेस टेंशन इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो ये न्यूक्लियस का स्फेरिकल होना या ड्रॉप ऑफ लिक्विड का स्फेरिकल होना ये सरफेस टेंशन इफेक्ट की वजह से, एंड दिस इज आल्सो सिमिलैरिटी बिटवीन ड्रॉप ऑफ लिक्विड एंड न्यूक्लियस। नेक्स्ट जो सिमिलैरिटी ये इंटरेस्टिंग है कि न्यूक्लियस जो है उसकी बाइंडिंग एनर्जी बिल्कुल इसी तरह है जैसे लिक्विड के अंदर हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन आपको पता है, जब लिक्विड को हीट करते हैं तो उसके ड्रॉप जो हैं वो स्टीम वो वेपर की शक्ल में वेपर में चेंज होकर उड़ जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं।
तो उनको वो एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर होती है उनको वेपराइज करने के लिए, उसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लिक्विड को, बिल्कुल लिक्विड को जब हम हीट देते हैं या ड्रॉप ऑफ लिक्विड को अगर हम हीट दें तो उनके मॉलिक्यूल का वेपराइज हो जाना, ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर हम एक न्यूक्लियस को एनर्जी दें तो उस एनर्जी से न्यूक्लियन जो है वो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाए और उससे अंदर से न्यूक्लियन निकल जाए। तो ये भी एक सिमिलैरिटी बनती है। इसको मैं थोड़ा सा और बताऊंगा। हीट ऑफ वेपोराइजेशन हम ये कह सकते हैं कि ये वो हीट है जो किसी लिक्विड को दी जाती है उसके अंदर मॉलिक्यूल को वेपोराइज करने के लिए, या फिर इस हीट ऑफ वेपोराइजेशन को ये भी कह सकते हैं कि ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जिसकी वजह से लिक्विड मॉलिक्यूल बाउंड होते हैं। यानी ये एक जैसी हुई ना, बात वही हुई, आप इस बात को समझ लें। आप हीट दें लिक्विड को और लिक्विड का मॉलिक्यूल वेपराइज हो जाए, तो इतनी एनर्जी से ही वो बाउंड है कि इतनी एनर्जी देंगे तो वो वेपराइज होंगे। तो ये एनर्जी, इतनी एनर्जी से वो बाउंड होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड के अंदर जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं जिस एनर्जी से वो बाउंड है वो हीट ऑफ वेपराइजेशन है। और अगर इतनी हीट उन्हें दे दी जाए तो वो उनकी बॉन्डिंग आपस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो खत्म हो जाएंगे और वेपराइज हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर जो बाइंडिंग एनर्जी है वो असल में वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हीट ऑफ वेपराइजेशन से जिसे रिलेट कर सकते हैं कि अगर हम बाइंडिंग एनर्जी वाली एनर्जी किसी न्यूक्लियस को देंगे तो उसके न्यूक्लियन जो है न्यूक्लियस को तोड़ के और उसको न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट कर देंगे। तो ये भी एक डिफरेंस है। और अगर एक और डिफरेंस, सॉरी, ये सिमिलरिटी, एक और सिमिलरिटी ये है कि अगर हम ड्रॉप ऑफ लिक्विड को हीट देते हैं तो वो हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो वो वेपर, उसके मॉलिक्यूल वेपराइज होंगे। और अगर आप हीट ऑफ वेपराइजेशन जितनी एनर्जी नहीं देते तो जो वेपराइजेशन है वो होगी लेकिन कम होगी। इसी तरह अगर न्यूक्लियस के अंदर हम एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉम्बार्डिंग पार्टिकल, तो न्यूक्लियन जो है उनको जब एनर्जी मिलेगी तो वो भी न्यूक्लियस को छोड़ देंगे। तो ये एक और सिमिलरिटी है। ये पीछे वाले से जो पॉइंट है उसके साथ काफी मिलती है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग सिमिलरिटी है दोनों के दरमियान, ड्रॉप ऑफ लिक्विड और न्यूक्लियस के दरमियान, वो ये कि न्यूक्लियस, आपको पता है न्यूक्लियस में फ्यूजन होती है। फ्यूजन यानी दो स्मॉलर न्यूक्लियस मिल जाते हैं, आपस में मिल सकते हैं, जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। और इसी तरह अगर एनर्जी दें तो वो टूट जाते हैं, जिसे फिशन कहते हैं। तो फ्यूजन और फिशन ये न्यूक्लियस की एक प्रॉपर्टी है। इसी तरह ड्रॉप ऑफ लिक्विड की प्रॉपर्टी भी फ्यूजन और फिशन की है कि अगर हम ड्रॉप ऑफ लिक्विड को एनर्जी दें या तोड़ना चाहें, जोड़ना चाहें, इन दो छोटे ड्रॉप ऑफ लिक्विड को दूसरे करीब लाएं तो फ्यूज हो जाते हैं, तो फ्यूजन हो गया। और अगर हम इन्हें एनर्जी दें या तोड़ना चाहें तो अलग सेपरेट भी हो सकते हैं। तो ड्रॉप ऑफ लिक्विड भी फ्यूजन और फिशन का जो है मुजाहरा करता है, जबकि जो न्यूक्लियस है उसमें भी फिशन और फ्यूजन का ये फिनोमेना होता है। और आखिरी एक और इनकी जो सिमिलरिटी है दोनों की, वो ये कि न्यूक्लियर फोर्स, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वो शॉर्ट रेंज है और विद इन द न्यूक्लियस ही एक्टिव होंगी। और अगर न्यूक्लियन न्यूक्लियस के साइज से ज्यादा डिस्टेंस पर होंगे तो न्यूक्लियर फोर्स जो है, यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है, वो एक्टिव नहीं होगी। ये मतलब हम कह सकते हैं इन शॉर्ट के न्यूक्लियर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस। बिल्कुल इसी तरह ड्रॉप ऑफ लिक्विड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो भी शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं, क्योंकि ड्रॉप ऑफ लिक्विड के अंदर के जो मॉलिक्यूल हैं उन्हीं पर ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अप्लाई होंगी। अगर ड्रॉप ऑफ लिक्विड से मॉलिक्यूल दूर चले जाएंगे तो उन पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एप्लीकेबल नहीं होंगी। सो न्यूक्लियर फोर्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोथ आर शॉर्ट रेंज। तो ये सारी सिमिलैरिटीज आप लोगों ने देखी हैं जितनी भी। इसमें अगर आप लोग देखें तो एक न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस उसकी है ड्रॉप ऑफ लिक्विड के साथ। इस वजह से हम इसको, जब इसको प्रपोज किया गया और ये इसको ड्राइव किया गया इसके लिए फार्मूला, तो इसको लिक्विड ड्रॉ मॉडल कहा गया, क्योंकि इसकी न्यूक्लियस की बाहर बहुत सारी सिमिलैरिटीज ड्रॉप ऑफ लिक्विड के साथ मिलती हैं। तो लिक्विड ड्रॉ मॉडल में न्यूक्लियस को एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड समझा गया और उसी तरह इसे ट्रीट करके इसके लिए जो फार्मूलाज ड्राइव किए गए हैं वो बिल्कुल, और उनमें जो टर्म्स हमारे सामने आती हैं वो बिल्कुल वही हैं, वही जो ड्रॉप ऑफ लिक्विड के लिए भी एप्लीकेबल हैं। तो उनको हम डिटेल से देखेंगे, लेकिन आप याद रखें ये फर्स्ट मॉडल है जो प्रपोज किया था बोहर ने, और इसको लिए डेरिवेशन जो थी वो वॉन विज़ेकर और बेदे, इन्होंने 1935 में ये डेरिवेशन ड्राइव किया था फार्मूला।
लिक्विड ड्रॉ मॉडल आपको जैसे बताया है कि ये ड्रॉप ऑफ लिक्विड न्यूक्लियस जो है उसको ड्रॉप ऑफ लिक्विड की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन जब हम फार्मूला देखते हैं जो बॉन विद ज़ैकर और बेदे ने ड्राइव किया था, हम देखते हैं कि कुछ टर्म्स जो हैं वो तो ये क्लासिकल हैं, लेकिन कुछ क्वांटम मैकेनिकल टर्म्स भी ऐड की हुई हैं जो न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस आप देखो ना, ड्रॉप ऑफ लिक्विड एक क्लासिकल चीज़ है, वो सॉरी उस लेवल तक माइक्रोस्कोपिक लेवल तक नहीं जाती जितना जहां तक ये न्यूक्लियस जाता है। तो फिर इसमें क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होगी। सो वाइल ड्राइविंग द फार्मूला फॉर लिक्विड ड्रॉ मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल एस्पेक्ट्स आर आल्सो कंसिडर्ड। हम इनको तफसील से तो देखते हैं, लेकिन याद रखना है ये जो फार्मूला ड्राइव किया गया था उनमें दो टर्म, एक एसिमेट्रिक टर्म और एक पेयरिंग टर्म, इनकी डिटेल आगे हम देखेंगे। ये क्वांटम मैकेनिकल टर्म्स हैं और इनको भी काउंट किया गया जब फार्मूला ड्राइव किया गया था। तो जो फार्मूला बेदे और विज़ेकर ने ड्राइव किया था वो फार्मूला ये सामने आपको नजर आ रहा होगा। ये फार्मूला जो है असल में ये फार्मूला बाइंडिंग एनर्जी का है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन जिस बाइंडिंग एनर्जी से बाउंड है वो बाइंडिंग एनर्जी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो वो फार्मूला दिया हुआ है। आप लोगों ने पीछे बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला पहले भी पढ़ा हुआ है कि बाइंडिंग एनर्जी असल में क्या होती है, डिफरेंस ऑफ द मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट, या फिर डिफरेंस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिफरेंस ऑफ द मैसेज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, या फिर काइनेटिक डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स, क्योंकि प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का मैस ज्यादा होता है और प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी। सो आप इन दोनों के डिफरेंस से आप लोग बाइंडिंग एनर्जी फाइंड कर सकते हो। लेकिन ये फार्मूला जो लिक्विड ड्रॉ मॉडल में बाइंडिंग एनर्जी का ड्राइव किया हुआ है, इसकी मदद से आप लोग ज्यादा एक्यूरेसी के साथ बाइंडिंग एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। ना सिर्फ आप ज्यादा एक्यूरेसी बाइंडिंग एनर्जी में आ जाएगी, बल्कि आप लोग अंडरस्टैंड भी कर जाएंगे इस चीज को कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो ये सारी डिटेल ये फार्मूला हमें देता है। अगर आप लोग इस फार्मूले को देखें तो ये बाइंडिंग एनर्जी यहाँ दिखाया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में कि बाइंडिंग एनर्जी मेनली डिपेंड अपॉन mass number एंड एटॉमिक नंबर, यानी प्रोटॉन नंबर एंड कंबाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, इस पर डिपेंड करती है। और अगर हम राइट हैंड साइड में देखें तो ये 1 2 3 4 5 टर्म्स इन्वॉल्व हैं, यानी टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो 5 टर्म्स पर डिपेंड करती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि इन पांचों टर्म्स को हम वन बाय वन देखेंगे और हम इस मॉडल को पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है या इंस्टेबिलिटी उसको काफी हद तक अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता चल जाएगा ना कि ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो उसमें सबसे पहली टर्म ये है वॉल्यूम टर्म, AVA। मैं एक दफा बोल देता हूँ ये टर्म्स जरा देख लें। फर्स्ट टर्म इज AVA, सेकंड टर्म इज ASA की पावर 2/3, थर्ड टर्म इज ACZ into Z minus 1 A की पावर है -1/3, फोर्थ टर्म इज A की A minus 2Z whole square over divided by A, प्लस नेक्स्ट टर्म इज डेल्टा AP एक्सपोनेंट A की पावर -3/4। तो ये 5 टर्म्स हैं। देखने में तो ये बड़ा अजीब सी लग रही है, किस तरह की टर्म्स हैं, लेकिन अगर आप एक चीज गौर करें तो सारी टर्म जो है वो डिपेंड करती हैं A और Z पर। इसलिए बाइंडिंग एनर्जी के आगे ब्रैकेट में A और Z लिख दिया कि बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड अपॉन A एंड Z। तो सारी टर्म्स में A और Z हैं। यहाँ सिर्फ एक चीज जो एक हमें नजर आ रहा है AV, AS, AC, AA एंड AP, ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं और इनकी वैल्यूज एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड हैं। आप लोगों ने इनकी वैल्यूज को बस आपने याद रखना है, ये कांस्टेंट्स हैं और हर दफा ये वैल्यू आपको, ये वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगी, यही रहेंगी और इसलिए आपको ये याद रखना होगी। और चूंकि ये बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला है इसलिए ये कांस्टेंट्स की वैल्यू जो है वो भी एनर्जी की डायमेंशन में होंगी, यानी हम उन्हें MeV में लेंगे। तो ये AV, AS, AC, AA और AP, दीज आर कांस्टेंट्स। और बाकी देखो बेटे ये A और Z हैं, और A और Z के अलावा जो इसमें चीज है वो एक ये डेल्टा, ये एक नंबर है डेल्टा। यानी ये टर्म डेल्टा क्या है? डेल्टा असल में ये साइन है प्लस माइनस का। ये डेल्टा प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इसकी डिटेल हम बाद में देखेंगे। तो अगर आप देखें ओवरऑल ये बाइंडिंग एनर्जी का जो फार्मूला है इसमें कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व हैं और इसके अलावा बस A और Z इन्वॉल्व है।
तो हम कह सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड अपॉन ए एंड जी। तो इस तरह ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। या फिर बाइंडिंग एनर्जी के फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि बाइंडिंग एनर्जी ए जी इज इक्वल टू टीवी प्लस टी एस प्लस टी सी प्लस टी ए प्लस टी पी। ये टी एस एच इसको भी आप लोग छोड़ देंगे, ये इसको आप इग्नोर करें। तो ये हमारे पास 5 टर्म्स, ए टी वी टी एस टी सी टी ए टी पी। टी एस एच ये बहुत ही वीक टर्म है और हम इसको नॉर्मली इग्नोर करते हैं। अगर आप लोग बहुत डिटेल में जाओगे तो फिर हम इस टी एस एच को काउंट कर लेंगे, फिलहाल इसको आप काउंट ना करें, कंसिडर ना करें। तो ये 5 टर्म्स हैं। टीवी, टीवी इज द वॉल्यूम टर्म, वॉल्यूम टर्म, टीवी इज द वॉल्यूम टर्म। टीएस, टीएस इज द सरफेस टर्म, surface term यानी second term is surface term. TC, TC is the coulomb term, coulomb repulsion, coulomb term. TA, asymmetric term, asymmetric term. TP is the pairing term. तो ये 5 टर्म्स लिक्विड ड्रॉ मॉडल में इन्वॉल्व हैं, टीवी, टीएस, टीसी, टीए एंड टीपी। और आप लोगों को इनकी डिटेल का पता चल गया कुछ थोड़ा, लेकिन यहाँ पर जो कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यूज क्या ली जाती हैं ये आप लोग भी ध्यान कर लेंगे कि कांस्टेंट्स की हम वैल्यू जब लेते हैं तो टीवी, टीवी ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड की हुई, डिटरमाइन की हुई है। सो आप लोगों ने इनको याद रखना है। एग्जाम में ये आपसे क्वेश्चन अगर कोई लिक्विड ड्रॉ मॉडल का रेलेवेंट आ गया तो उसमें मैं आपको ये कांस्टेंट्स की वैल्यू नहीं दूंगा, आप इनको याद रख लेंगे। टीवी इज 15.5 MeV, TS is 16.8 MeV, TC is 0.72 MeV, TA 23 MeV and TP is 34 MeV। तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो इन 5 टर्म्स को हम लिक्विड ड्रॉ मॉडल को अंडरस्टैंड करने के लिए वन बाय वन हर टर्म को देखेंगे। आप लोग इस फिगर को, ये साइड पे जो मैंने दिखाई हुई है, इसमें आप देख सकते हो ये सरफेस टेंशन इफेक्ट दिखाया हुआ है कि अंदर जो न्यूक्लियस है, इनसाइड द न्यूक्लियस जो न्यूक्लियन है उनको हर तरफ से एक जैसी फोर्स लग रही है, लेकिन जो सरफेस पर है इन्हें सिर्फ अंदर से ही खींचा जा रहा है, सरफेस से बाहर की तरफ नहीं खींचा जा रहा, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन क्रिएट हो जाती है। तो हम चलते हैं टर्म्स को देखते हैं, हर टर्म को वन बाय वन। बट बिफोर दैट आप लोग इस फिगर को भी देख लें। इस फिगर में लिक्विड ड्रॉप और न्यूक्लियस दोनों की डिसइंटीग्रेशन दिखाई हुई, दोनों का टूटना दिखाया हुआ है। तो आप देखें ड्रॉप ऑफ लिक्विड जब नीचे को जाएगा और अगर बाहर की तरफ से इस पर फोर्स लगेंगी तो ये इस तरह दरमियान में वीक हो जाएगा और वीक होता हुआ 2 हिस्सों में टूट जाएगा। जबकि अगर हम न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं न्यूक्लियस पर, तो ये स्फेरिकल न्यूक्लियस पर बम्बार्डमेंट हुई तो ये स्फेरोडेल हो गया, फिर ये दरमियान में वीक हो गया, डंबल शेप बन गई और फिर ये स्प्लिट हो गया इनटू 2 न्यूक्लियन, 2 न्यूक्लियस या 2 आप कह लें स्मॉल न्यूक्लिय। तो ये वही रिजेम्बलेंस दिखाई हुई है ड्रॉप ऑफ लिक्विड की और न्यूक्लियस की। अब हम आते हैं टर्म्स के अंदर। तो हम बात करते हैं फर्स्ट टर्म की। फर्स्ट टर्म को आपको मैंने बताया था, फर्स्ट टर्म इज द वॉल्यूम टर्म। वॉल्यूम टर्म, वॉल्यूम टर्म का तल्लक है न्यूक्लियस के वॉल्यूम के साथ। और आप लोगों को पता है ना, जैसे जैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन की तादाद बढ़ेगी वैसे वैसे न्यूक्लियस का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। आप लोग न्यूक्लियर वॉल्यूम को लिटरेचर में इंटरनेट पे सर्च कर लें, एक हाइड्रोजन या हीलियम के न्यूक्लियस का साइज भी देख लें और आप यूरेनियम का, यूरेनियम 235 या 238 का साइज भी देखें, तो दोनों के साइज में काफी डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस सिर्फ इस वजह से है कि दोनों के अंदर न्यूक्लियन की तादाद का फर्क है। हाइड्रोजन में एक आमतौर पर न्यूक्लियस एक न्यूक्लियन है, या अगर आइसोटोप्स को काउंट कर लें तो 2 या 3 होंगे, जबकि यूरेनियम के अंदर 238 या 235 न्यूक्लियन है। तो इतना न्यूक्लियन की तादाद का फर्क होने की वजह से न्यूक्लियस का जो साइज है या वॉल्यूम जो है वो भी बहुत बढ़ जाता है। तो ये वॉल्यूम टर्म जो है ये स्टेबिलिटी पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होती है। इसको आप लोग इस तरीके से समझेंगे कि अगर न्यूक्लियस के अंदर 2 न्यूक्लियन है, बहुत सिंपल सा है, अगर एक न्यूक्लियन है तो उसको तो अट्रैक्शन उसकी किसी के लिए भी नहीं है, लिहाजा वो अकेला प्रोटॉन, जैसे हाइड्रोजन का जो प्रोटियम आइसोटोप है उसके अंदर प्रोटॉन तो अकेला है, वो बिल्कुल वो न्यूक्लियस है ही नहीं, एक प्रोटॉन है। आप लोग पता है मोस्टली हम केमिस्ट्री में भी और इवन फिजिक्स में भी हम उसको हाइड्रोजन के बजाय प्रोटॉन ज्यादा कहते हैं। लेकिन अगर न्यूक्लियस के अंदर 2 न्यूक्लियन है, जैसे आप बात कर लें अगर प्रोटियम की, ड्यूटियम की, तो ड्यूटियम के अंदर ड्यूटियम में 2 न्यूक्लियन है और दोनों न्यूक्लियन एक दूसरे को जो बाइंड है वो एक ही फोर्स से बाइंड है कि प्रोटॉन, फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये एक ही फोर्स है, फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और अगर हम देखें
हीलियम की बात करें तो हीलियम के अंदर, या अगर हम ट्रिटियम की बात करें उसमें 3 न्यूट्रॉन है या 3 न्यूक्लियन है। तो फोर्स 3 न्यूक्लियन से फोर्सेस कितनी बढ़ जाएंगी? तीनों न्यूक्लियन एक दूसरे के साथ फोर्स लगाएंगे तो एक प्रोटॉन की एक न्यूट्रॉन के साथ, फिर एक प्रोटॉन की दूसरे न्यूट्रॉन के साथ 2 फोर्सेस ये हो गई अट्रैक्शन की, फिर एक न्यूट्रॉन की न्यूट्रॉन के साथ 3। तो ये 3 फोर्सेस होंगी, 3 फोर्सेस। यानी अगर 2 न्यूक्लियन है तो एक फोर्स, 3 न्यूक्लियन है तो 3 फोर्सेस होंगी, एक प्रोटॉन के दोनों न्यूट्रॉन के साथ और फिर एक न्यूट्रॉन के न्यूट्रॉन के साथ, तो 3। लेकिन अगर हम 4 न्यूक्लियन की बात करें न्यूक्लियस के अंदर, यानी हीलियम का जैसे न्यूक्लियस है तो उसमें 4 न्यूक्लियन है, तो 4 न्यूक्लियन के लिए जो फोर्स होगी एक न्यूक्लियन की बाकी 3 के साथ 3 ये फोर्सेज हो गई। और इस तरह ये इस तरह जो फोर्सेज बनेंगी टोटल, मैं आपको भी बताता हूँ, जो भी फोर्सेज बनेंगी वो टोटल बन जाएंगी 1 2 3 4 5। तो वो 5 बनेगी फोर्सेज। यानी एक न्यूक्लियन पहले तीनों न्यूक्लियन के साथ एक एक फोर्स लगा रहा है, तो ये 3 हो गई। और फिर बाकी जो है वो दूसरे दोनों के साथ एक एक लगाएंगे, दूसरे एक एक दो के साथ, तो ये टोटल 5 फोर्सेज बन जाएंगी। एक न्यूक्लियन 0 फोर्स, 2 न्यूक्लियन 1 फोर्स है दोनों के दरमियान, एक अट्रैक्शन है, चलो आप अट्रैक्शन कह लें, और ये अट्रैक्शन तो एक जैसी होगी। और अगर 3 न्यूक्लियन है तो 3, 4 न्यूक्लियन है तो 5। तो इस तरह जैसे जैसे न्यूक्लियन की तादाद बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंटरेक्शन, अट्रैक्शन कह लें, न्यूक्लियन के दरमियान स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो अगर एक न्यूक्लियस के अंदर 238 न्यूक्लियन है तो फिर जो फोर्स हैं वो फोर्सेस जो इंटरेक्शन वो बहुत ज्यादा हो जाएंगी, और आप लोग वो काउंट कर सकते हो, वो बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होंगे। और उन इंटरेक्शन के नतीजे में ये होगा कि स्टेबिलिटी न्यूक्लियस की बढ़ जाएगी। सो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे न्यूक्लियस का वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियन की तादाद बढ़ेगी, न्यूक्लियन की तादाद बढ़ेगी तो न्यूक्लियन की इंटरेक्शन बढ़ेगी, इंटरेक्शन बढ़ी तो बाइंडिंग उनकी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी या बाइंडिंग एनर्जी की डिपेंडेंस जो है, मेन डिपेंडेंस है न्यूक्लियन की तादाद। तो हम फिर इसलिए वॉल्यूम टर्म में, हम असल में नाम तो इसको वॉल्यूम टर्म दिया हुआ, बट एक्चुअली वी आर डीलिंग विद द नंबर ऑफ न्यूक्लियन विद इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियन ज्यादा होंगे तो वॉल्यूम भी बड़ा होगा, तो हम वॉल्यूम को न्यूक्लियन की तादाद के साथ रिलेट करते हैं। और आप लोग न्यूक्लियस को अगर स्फेरिकल कंसिडर करो तो स्फीयर का फार्मूला वॉल्यूम का क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई आर क्यूब अगर देखें तो यहाँ आर जो है ये न्यूक्लियस का रेडियस है, और न्यूक्लियस का रेडियस जो है ये फार्मूला आप लोगों ने शायद डाइव नहीं किया हुआ, लेकिन रेडियस जो होता है वो होता है आर नॉट ए की पावर 1/3, आर इज इक्वल टू R0 ए की पावर 1/3। यहाँ R0 जो है ये मिनिमम वॉल्यूम ऑफ द, यानी जैसे मिनिमम वॉल्यूम ऑफ द कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस है, कांस्टेंट रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। जैसे 10, ये आमतौर पर इसको लिया जाता है, कांस्टेंट लिया जाता है। तो जैसे जैसे ये कांस्टेंट है R0, तो R इज इक्वल टू R0 एक्सपोनेंशियल 1/3। मतलब जैसे जैसे न्यूक्लियन की तादाद बढ़ेगी वैसे वैसे R भी बढ़ेगा, रेडियस भी बढ़ेगा और न्यूक्लियस का साइज या वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो ये रिलेशन जो है इसमें अगर यही वैल्यू इसमें पुट करें, आप लोग अगर चाहो तो चाहेंगे तो मैं कहेंगे तो इसकी डेरिवेशन भी आपको बता दूंगा। लेकिन अभी आप ये देखें, R इज इक्वल टू R0 एक्सपोनेंशियल 1/3। यहाँ R साइज ऑफ द न्यूक्लियस, R0 इज द कांस्टेंट, और ये जो मिनिमम होता है न्यूक्लियस का साइज उसके इक्वल है, और A एक्सपोनेंशियल A/3। तो अगर यानी R जो है ये न्यूक्लियन की तादाद पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता बल्कि 1/3 के पार के हिसाब से डिपेंड करता है। तो अगर यही R की वैल्यू आप यहाँ पुट करें R क्यूब में तो ये आ जाएगा R0³ A। और अगर आप लोग देखें 4, तो रिलेशन हमारे पास बन जाएगा V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज इक्वल टू 4/3 पाई R0³ A। तो यहाँ 4/3 कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट और नॉट भी कांस्टेंट, तो A जो है ये वेरिएबल है। तो हम कह सकते हैं कि V वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू A। यानी जैसे जैसे न्यूक्लियन की तादाद बढ़ती जाएगी न्यूक्लियस का साइज भी बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो वॉल्यूम टर्म भी बढ़ेगी। तो फिर हम कह सकते हैं कि टीवी इज प्रोपोर्शनल टू ए, या फिर कह सकते हैं टीवी इज प्रोपोर्शनल टू वी। तो ये वॉल्यूम टर्म है, वॉल्यूम टर्म। और यहाँ पर ए जो ये बाकी कांस्टेंट है 4/3 पाई R0 क्यूब,
ये सारे का सारा कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 15.5 MeV ली गई है। तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन की गई है वैल्यू। तो ये फर्स्ट टर्म है ड्रॉप ऑफ लिक्विड ड्रॉ मॉडल की। तो आज हम इसको लिक्विड ड्रॉ मॉडल की फर्स्ट टर्म तक ही पढ़ते हैं और बाकी जो 4 टर्म्स हैं उनको फिर कमिंग लेक्चर में मैं कोशिश करता हूँ उसे आपको ये चारों टर्म्स जो हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर से पहले या फिर नेक्स्ट लेक्चर में ये ख़त्म कर देंगे लिक्विड ड्रॉ मॉडल। तो यहाँ तक कि आप लोग बेटा ऐसे करोगे।